हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर। सुबह के बज चुके हैं 3। अब आप भी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और हम भी तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे और अपने सारे ही सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से पढ़ते रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आज। ठीक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। देखो, रेफ्रिजरेशन जो है उसको जो मेजर किया जाता है वो टन में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? टन में मेजर किया जाता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, तो किसमें मेजर्ड किया जा रहा है, किसमें मापा जा रहा है इसको? मेजर्ड इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, यानी कि टीआर में। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टीआर। तो आपको ये याद रखना है कि जो रेफ्रिजरेशन है उसको जो मेजर किया जाता है, जो नापा जाता है, किसमें मापा जाता है? उसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में बच्चों मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, अब देखो 1 टन, अगर मैं बात करूं 1 टन, तो 1 टन हमारा बराबर होता है बच्चों 1000 केजी के। किसके? 1000 केजी के। ये आपको याद रखना है कि 1 टन 1000 किलो के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी एक छोटी सी बुकिश डेफिनेशन है, जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। ठीक है, कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ही क्या होता है वो समझिए। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है वो समझिए पहले। ठीक है, तो इसको जो डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज the amount of refrigeration effect. It is defined as the amount of refrigeration effect. Amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton, यानी कि 1000 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस in 24 hours. ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। किसकी? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो क्या करता है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में आए तो उस चीज को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाहर से आवाज आ जाती है। ठीक है, बाहर पप्पी वगैरह है तो वो बोलते रहते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करना। देखो, द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। हमने क्या किया है कि एक कमरा है बच्चों, ये कमरा है, रूम है एक। इस रूम में क्या कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर है। ठीक है, हमने क्या किया, 24 घंटे के लिए इसमें 1000 यानी कि 1 टन बर्फ रख दी। अब क्या हो रहा है? वो पिघल रही है। पिघल रही है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है। तो वो जो अमाउंट, जितनी हीट वो ले रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी कि आप ये समझिए कि 1 टन ऑफ आइस को हमने क्या किया है, एक कमरे में रखा है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए। अब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लेगी, ठीक है, उसको पिघलने में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में 24 घंटे में, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको हम बोलेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और वो जो एनर्जी, जो हीट वो ले रही है, उसको कौन सी हीट होगी, वो हीट होगी लेटेंट हीट बच्चों, ठीक है। लेटेंट हीट नया एक आया, क्या आया, लेटेंट हीट। ये कौन सी हीट होती है, वो हीट जो क्या करे, फेस चेंज कर दे, है ना, वाटर को वेपर में चेंज कर दे, मतलब पानी को भाप में बदल दे, सॉलिड से लिक्विड में बदल दे, है ना, लिक्विड को वेपर में बदल दे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। इसकी भी छोटी सी डेफिनेशन है, वो लिख लीजिए, बड़ी काम की ये चीजें काम आ जाती है, बेसिक चीज होती है एकदम। तो वो हीट जो फेस चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। द हीट और एनर्जी, द हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड, अभी समझा देंगे इसको, है ना, दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेस चेंज, ड्यूरिंग अ फेस चेंज, during a phase change of a substance, of a substance। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या है वो हीट या एनर्जी जो या तो एब्जॉर्ब की जा रही है, अंदर ली जा रही है, ठीक है, या फिर रिलीज की जा रही है, छोड़ी जा रही है, ठीक है। किस टाइम पे, जब फेस चेंज हो रहा है उस टाइम पर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे बर्फ है, बर्फ रखा हुआ है, जमा हुआ बर्फ रखा है, अब वो आपने ऐसी कंडीशन में रख दिया कि वो पिघलना स्टार्ट हुआ, आपने फ्रिज में से बर्फ निकाला, आपने रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा, तो जब वो बर्फ पिघलेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी, वो क्या करेगा, हीट को लेगा, ठीक है। तो क्योंकि हीट कहां फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हम जानते हैं, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट जो है वो फ्लो करती है, बहती है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको लेटेंट हीट बोलेंगे बच्चों। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसका जो छोटा सा वैल्यू आता है 1 TR का, वही लेकर के जा रहा हूं, आपको ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। बाहर से अगर थोड़ी बहुत आवाज आती है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो है साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं है, तो थोड़ी बहुत बाहर से आवाजें आ जाती हैं, उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। अब देखिए, मेन मोटिव होता है पढ़ने का, अगर आपका ध्यान यहां पर लगा हुआ है तो पीछे से कोई भी आवाज आएगी, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए लेटेंट हीट ऑफ आइस, उसकी वैल्यू क्या होती है वो समझिए, इसको रफ कर देते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसकी जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, जो वैल्यू है इसकी वो है 335 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी किसी बुक में लिखी रहती है 334.9 किलो जूल पर केजी, किसी किसी बुक में ये भी लिखी रहती है। अभी कंफ्यूज मत होना, यहां भी लेकर के जाऊंगा, ये कैसे आती, इसके बाद जो वैल्यू आती है वो अलग होती है, ठीक है, वो 210 आती है, ठीक है, और इसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 232, तो थोड़ा सा फर्क है, वो कैसे आ रही है अभी बता दूंगा मैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना, बुक में दोनों वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है, अभी पता लग जाएगा। अब देखो, जो लेटेंट हीट ऑफ आइस है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 335 किलो जूल पर केजी दी है, ठीक है। अब हमें 1 TR की वैल्यू निकालनी है, 1 TR की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 TR के लिए वैल्यू क्या आएगी, किलो, इसको किलो जूल में लिखेंगे, तो 1000 इंटू 335 किलो जूल, ये आ गया, ठीक है। किसमें
1 TR की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसको अगर आपको मिनट, ये किस में है, ये 24 आवर्स में है, इन 24 आवर्स, ये 24 घंटे की बात हो रही है। अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करें, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1000 इंटू 335 डिवाइड बाई कितने घंटे, 24 घंटे इंटू मिनट। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो वैल्यू आएगी आपकी 232.6 किलो जूल पर मिनट। ये वैल्यू यहां से आती है, आप इसको सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करके देखिएगा। तो 1 TR किसके बराबर हो गया, 232.6 किलो जूल पर मिनट के बराबर हो गया। एक वैल्यू तो आई आपकी ये, सिंपल। ठीक है, जिसमें हमने क्या ली है, लेटेंट हीट ली है 335 किलो जूल पर केजी, और 1 टन बराबर लिया है किसके, 1000 केजी के। ठीक है, 1 टन बराबर लिया है 1000 केजी के, ध्यान से। अब देखो, जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल समझना, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली में 1 टन बराबर हो जाता है किसके, 900 केजी के। 1 टन बराबर हो गए किसके, 900 केजी के, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो 1 टन इज इक्वल टू 900 केजी, और लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू आ जाती है, लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू आ जाती है 334.9 किलो जूल पर केजी। 334.9 किलो जूल पर केजी। अब इसमें अगर हम 1 TR की वैल्यू निकालें इसके हिसाब से, तो क्या आएगी, 900 इंटू 334.9 किलो जूल। अगर मैं इसको, ये किसके लिए होगी, इन 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं, तो ये आएगी 900 इंटू 334.9 बाई 24 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट। ये कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी 210 किलो जूल पर मिनट। 209.6 समथिंग आएगी, उसको 210 ही मान लेते हैं। ठीक है, वहां कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 TR प्रैक्टिकली किसके बराबर आ गया, 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर। दोनों वैल्यू पता चली कैसे आ रही है, एक आ रही थी 232.6 किलो जूल पर मिनट, और दूसरी प्रैक्टिकली जब मैं जोड़ रहा हूं तो कितनी आ रही है, 210 किलो जूल पर मिनट। दोनों आपको पता लग गई। ठीक है, अब देखो, अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दें, इसको ही मैं 60 से और भाग कर दूं, ठीक है, 60 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो डिवाइड बाय 60 क्यों किया, मिनट से अब मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सेकंड्स में निकाल रहा हूं, तो 210 बाई 60 किसके बराबर हो गया, किलो जूल पर सेकंड के बराबर हो गया। कितनी वैल्यू आएगी, 3.5 किलो जूल पर सेकंड। और किलो जूल पर सेकंड होता है किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई किलोवाट की। ठीक है, यह आप नोट कर लीजिए, सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लेटेंट हीट याद रखनी है, वो हीट
जो फेज को चेंज कर दे उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब नेक्स्ट होगा सीओपी। सीओपी, सीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो हर चीज की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। गाड़ियों की, बाइक की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं किसमें, एवरेज में, भैया कितना एवरेज देती है ना। हर चीज की परफॉर्मेंस का एक क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। कोई भी चीज ले लीजिए, किसी चीज की आप देखते हैं कि भैया इसकी लाइफ कितनी होगी, कितना चलेगा ये, तो वो चीजें हैं। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि परफॉर्मेंस, जो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस है उसको किसमें मेजर किया जा रहा है, सीओपी में मेजर किया जा रहा है, मापा जा रहा है। किसमें किसमें, सीओपी में, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर, द परफॉर्मेंस, हिंदी वाले बच्चे जो जो बिल्कुल मतलब जिन्हें हिंदी में ही, प्योर हिंदी में लिखना होता है, जो मैं बोलता हूं उसको पॉइंट्स बना लिया करिए आप, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका अपने नोट्स बनाने का कि जो मैं बोल रहा हूं उसको पॉइंट में बना लीजिए, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका। तो जो परफॉर्मेंस है किसकी, रेफ्रिजरेटर की, कि आपका रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, वो किसमें मेजर की जाएगी, इज मेजर्ड इन सीओपी। किसमें मेजर की जाएगी, सीओपी में। सीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब ये है क्या चीज, देखो हम, सीओपी क्या है, सीओपी है कि हमने कितनी एनर्जी दी, हमने किसी भी चीज को, अपने जो रेफ्रिजरेटर है उसको कितनी एनर्जी दी और उसने हमें कितना काम दिया उसके बदले, मतलब कितनी एनर्जी हमने दी उसके बदले कितनी ठंडक हमें मिली, है ना, कितनी कूलिंग हमें मिली, उसका जो रेशो आता है उसको बोलते हैं सीओपी। हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, बदले में हमें कितना काम मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, सीओपी है। हम किसी इंसान को कितना पैसा दे रहे हैं, बदले में वो हमें कितना काम करके दे रहा है, सीओपी। लेकिन इससे इंसान को मेजर नहीं करना, ठीक है। इंसान की परफॉर्मेंस मेजर नहीं होती, रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस ही मेजर होती है सीओपी से, या एयर कंडीशनिंग की जो एसी होता है उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, ठीक है, इंसान की नहीं होती। वो सिर्फ मैं बता रहा हूं एक एग्जाम्पल ताकि आप समझे, तो उस चीज को समझिए। इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, द रेशो, और यहीं से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, द रेशो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड in the refrigerator to the work done on the refrigerant। तो ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है रेफ्रिजरेटर और बदले में कितना काम कर पा रहा है, कितना काम हमें दे पा रहा है। उसका रेशो क्या होता है, उसका रेशो होता है आपका सीओपी। तो यहीं से इसका फॉर्मूला आता है सीओपी। सीओपी का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क डन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम आर एन से डिनोट करते हैं और वर्क डन को डब्ल्यू से। तो सीओपी बराबर हो जाता है आर एन बाई डब्ल्यू के, ये हुआ। अब इसके बाद एक और चीज बच्चों आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सीओपी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव सीओपी बोलते हैं, रिलेटिव सीओपी। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, रिलेटिव सीओपी क्या चीज है, इसको नोट कर लीजिए, फिर रिलेटिव सीओपी हम कराते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।
रिलेटिव सीओपी, इसी में एक टॉपिक आ जाता है आपका रिलेटिव सीओपी। ठीक है, ये क्या होता है? ये रेशो होता है एक्चुअल सीओपी का। द रेशो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू द थ्योरेटिकल सीओपी। समझिए, तो रिलेटिव सीओपी उसका फॉर्मूला क्या आएगा? रिलेटिव सीओपी का फॉर्मूला आएगा आपका एक्चुअल सीओपी, अभी समझाता हूं मैं आपको, ये टू द थ्योरेटिकल सीओपी। ये क्या चीज है? ये है कि रिलेटिव सीओपी क्या होता है बच्चों। देखो, थ्योरेटिकल सीओपी क्या है? जो बताई जा रही है। थ्योरेटिकल क्या है? जो बताई जा रही है। और एक्चुअल क्या है? जो रियलिटी में हमें मिल रहा है। ठीक है, सपोज आप बाइक खरीदने गए तो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि आप ये वाली बाइक ले लीजिए। ठीक है, आपने पूछा मुझे वो बाइक दीजिए जिसका एवरेज सबसे अच्छा हो। ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि आप ये वाली बाइक ले लीजिए, इसका जो एवरेज है वो 90 का है। ठीक है, यानी कि ये 1 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर चलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो वो क्या है? वो थ्योरेटिकल है, ऐसा उन्होंने कहा, वो बताई जा रही है आपको। अब जब आप उसको रोड पर लेकर निकले तो वो दे रही है 70 का एवरेज, 90 का नहीं दे रही, 70 का एवरेज दे रही है। वो क्या है? वो है एक्चुअल। तो जो चीज बताई जा रही है थ्योरेटिकल सीओपी, और जो चीज हमें एक्चुअली में मिल रही है वो क्या है? हमारा जो है एक्चुअल में, मतलब जो मिल रही है वो। ठीक है, जो रियलिटी में है, ठीक है, वो है एक्चुअल सीओपी। अब देखो, जो वैल्यू ऑफ सीओपी होती है, हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऐसा हम बोलते हैं कि हमेशा जो सीओपी की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, सीओपी की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो रिलेटिव सीओपी आपको समझ में आया होगा। यहां पे ये क्या है? इसका रेशियो है एक्चुअल सीओपी का थ्योरेटिकल सीओपी का। उनके रेशियो क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव सीओपी बोलते हैं। एक्चुअल और थ्योरेटिकल समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल जो बताया जा रहा है, एक्चुअल जो मिल रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती है। ठीक है, बताती कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, उसी वही चीज है। जैसे आपने सपोज एक मोबाइल खरीदा, आपने कहा कि भैया मुझे दे दो मोबाइल जिसकी बैटरी बहुत चलती हो, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मोबाइल ले जाइए, इसकी बैटरी जो है वो 20 घंटे चलती है। ठीक है, आप मोबाइल ले आए, तो उन्होंने कितनी बताई? थ्योरेटिकल कितनी बताई? 20 घंटे। लेकिन जब आपने एक्चुअल में उस फोन को यूज किया तो वो चल रही है 10 घंटे। तो एक्चुअल कितनी हो गई? 10 घंटे, जो आपको मिल रही है रियलिटी में, असलियत में जो वो मिल रही है, जो मोबाइल आपको दे रहा है। ठीक है, वो कितनी है? 10 घंटे। ये आपको ध्यान रखना है। और सीओपी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सीओपी और एफिशिएंसी। अब सीओपी में और एफिशिएंसी में क्या फर्क है वो समझेंगे। सीओपी में और एफिशिएंसी में क्या फर्क है, सबसे पहले ये समझेंगे कि सीओपी और एफिशिएंसी इस्तेमाल किस किस के लिए की जाती है। ठीक है, समझिए टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखिए, हमारी दो तरह की जो है वो डिवाइसेस होती है बच्चों। जो डिवाइस, अभी इस टॉपिक पे नहीं जाना, मैं अलग से एक चीज समझा रहा हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आए। हमारी दो तरह की डिवाइसेस होती है। ठीक है, दो प्रकार की डिवाइसेस होती है हमारी। ठीक है, एक तो होती है एनर्जी कन्वर्टर्स,
एनर्जी कन्वर्टर्स, और एक होते हैं एनर्जी ट्रांसफरेबल। ठीक, एक तो वो डिवाइसेस हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, आपने एक फॉर्म में एनर्जी दी, उसने अनदर फॉर्म में चेंज कर दी। एक वो डिवाइसेस है जिसको आपने ट्रांसफरेबल है, यानी कि आपने एनर्जी दी, उसने आगे ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब समझिए, जो एनर्जी कन्वर्टर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है एफिशिएंसी, और जो एनर्जी ट्रांसफरेबल है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है सीओपी। एनर्जी कन्वर्टर का जो केस है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने आउटपुट ज्यादा दिया, आपने आउटपुट दिया ज्यादा, सॉरी इनपुट दिया ज्यादा और आउटपुट मिल रहा है कम, ये हो सकता है। आपने इनपुट दिया था ज्यादा, एफिशिएंसी मिल रही है कम, आपने पेट्रोल डलवाया ज्यादा, एवरेज मिल रहा है कम, आपने मोबाइल खरीदा महंगा, बैटरी बैकअप मिल रहा है कम, बहुत सारी चीजें हैं, समझिए। तो एनर्जी कन्वर्टर क्या कर रहा है, इसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, एफिशिएंसी। सारी मशीन्स, जितनी भी मशीन्स हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल होती है, एफिशिएंसी। और ट्रांसफरेबल के लिए, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मटका, एसी, एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मटका ही तो है ना। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एफिशिएंसी किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो एनर्जी कन्वर्टर्स है। आपने एक फॉर्म में एनर्जी दी, उसने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में दी, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दी, मोटर। अब देखिए, अब इनका डिफरेंस समझेंगे आप, अब आपको समझ में आएगा एफिशिएंसी क्या में फर्क क्या है और सीओपी में फर्क क्या है। सीओपी किसके लिए इस्तेमाल की जा रही थी और एफिशिएंसी किसके लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो सीओपी जो है बच्चों, सीओपी इज ऑलवेज मोर देन 1। ये हमें याद रखना है कि सीओपी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, क्योंकि इनपुट से कम आउटपुट आ सकता है। जितनी आपने एनर्जी दी उससे कम आपको आउटपुट मिल सकता है एफिशिएंसी में, ठीक है, यानी कि लेस देन 100%। इसके एग्जाम्पल क्या थे, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशनिंग, और इसमें आ गई सारी मशीन्स जितनी मशीन्स है, ठीक। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि वो मेथड जिनसे हम रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर फिनिश हो गया आपका, चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश्ड। देखिए, बच्चे बड़े डर जाते हैं, एक दिन में लेक्चर ना डालूं, इतनी कमेंट्स आएंगी, सर लेक्चर करा देंगे, टेंशन मत लो। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, चाहे इन लेक्चर्स को देखेंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, चाहिए अभी डेली, आज लेक्चर नहीं आया सर, क्यों नहीं आया, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है, अब लास्ट सेमेस्टर में जो हो गया वो हो गया, प्रिपरेशन अभी से लेकर के चलना, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को भी आपको डेवलप करना है अपने अंदर। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को, मार्केट में तभी फाइट कर पाओगे, तभी टिक पाओगे जब स्किल्स होंगी। डिप्लोमा डिग्री साथ नहीं देगी, स्किल्स साथ देगी। तो स्किल्स हमेशा सीखते रहो, हमेशा, ठीक है। सॉफ्टवेयर सीखो, मैकेनिकल की हो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर सीखो, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर करो, ऑटोकेड करो, सॉलिड वर्क्स करो, केटिया करो, एनसिस करो, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए मार्केट में। अगर आपको अगर टिकना है तो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है।
तो उस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। अब मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, तो वो तरीके जिनसे हम क्या करते हैं वो मेथड जिनसे हम रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? आइस रेफ्रिजरेशन, इनको बस लिख लीजिए, आइस रेफ्रिजरेशन। पहला तरीका आता है आइस रेफ्रिजरेशन, ठीक है। दूसरा आता है एयर रेफ्रिजरेशन, तीसरा तरीका आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। फोर्थ मेथड आता है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। एक और मेथड आता है आपका स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे रेफ्रिजरेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आइस रेफ्रिजरेशन है, एयर रेफ्रिजरेशन है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन है और स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। सेकंड चैप्टर हम अब आपका स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और आप अभी तक पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।